एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स पाए जाएं उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है, ऑर्डिनरी और पार्शियल। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें कंप्लीट डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होता है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उसका जो ऑर्डर है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बनता है, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो एक्सपोनेंट है, उसका जो पावर है, वो उसका डिग्री बनता है। तो जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा सेकंड ऑर्डर, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑर्डर है, और हाईएस्ट ऑर्डर का जो एक्सपोनेंट है इसका डिग्री हो जाएगा 3। डिग्री 7 नहीं होगा, हाईएस्ट पावर इज नॉट द डिग्री, बल्कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो डिग्री होता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं? कोई इंटीग्रल फॉर्म में आपको कोई कर्व का इक्वेशन दिया जाएगा, और वो एक कर्व का नहीं होगा बल्कि वो एक फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन होगा, और उससे आपको बनाना रहेगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स होता है इसका क्या कनेक्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। पहले समझो फैमिली ऑफ कर्व्स। देखो, अगर हम आपके सामने एक इक्वेशन लिखें तो ये एक सिंगल कर्व, ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज जस्ट वन स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर हम आपके सामने ये लिख दें y = x + c, ये एक लाइन नहीं है बल्कि ये इनफाइनाइट लाइंस हैं, और ये इन सारी लाइंस की पूरी एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। एक अकेला इक्वेशन इनफाइनाइट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है और उन लाइंस की मिलकर के एक फैमिली बनती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये सिंगल इक्वेशन एक फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या है? जैसे ये जो लाइन है y = x, ये ओरिजिन से पार होती है और 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। अगर हम XY प्लेन में बहुत सी ऐसी लाइन बनाएं जो सब इसके पैरेलल हो, सब की सब x एक्सिस से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड हो, तो इन सारी लाइंस में ऐसी इनफाइनाइट लाइंस बन सकती हैं। इन सारी लाइंस में एक चीज है, एक प्रॉपर्टी है जो कॉमन है। वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? वो है इस लाइन का स्लोप। इन सब का स्लोप है 1 के बराबर। तो ये सब मिल करके एक फैमिली बनाती हैं। फैमिली तभी बनती है जब कोई एक प्रॉपर्टी, कम से कम एक प्रॉपर्टी कॉमन हो। इन सभी लाइंस को हम एक सिंगल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी लाइंस होंगी, y = x + 1, y = x + 2, y = x + 3। अब ये सारे के सारे इक्वेशन देखो इस सिंगल इक्वेशन में आ जाते हैं, y = x + c में। अब ये c क्या है? c वैसे तो एक कांस्टेंट है। अगर इसकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आप रख दें, जैसे 1 रख दिया, तो आपको आउट ऑफ दिस फैमिली एक उसका एक मेंबर मिल जाएगा। आपने c को 2 रख दिया तो इसी फैमिली का एक दूसरा मेंबर मिल जाएगा। इस टाइप के जो कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकती हैं, इनको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। इसी तरीके से एक और एग्जांपल से बात को समझो। जैसे ये हमने कुछ लाइंस लिखी है, ये एक सिर्फ एक लाइन का इक्वेशन है, ये भी एक लाइन का इक्वेशन है, ये भी एक लाइन का इक्वेशन है, लेकिन ये एक लाइन का इक्वेशन नहीं है। अच्छा, ये सारी की सारी लाइंस ऐसी हैं जो ओरिजिन से पार हो रही हैं। तो इन सभी लाइंस में एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? ये सब ओरिजिन से पार होने वाली लाइंस हैं। अगर हमें कोई भी लाइन ओरिजिन से पार कराना है तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? ऑब्वियसली इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। ऐसी इनफाइनाइट लाइंस बन सकती हैं। इन सभी के सभी इनफाइनाइट लाइंस में एक प्रॉपर्टी कॉमन है, जिस वजह से ये सब मिल करके एक फैमिली बनाती हैं, और उस पूरी फैमिली ऑफ लाइंस का ये सिंगल इक्वेशन है। ये अकेला इक्वेशन उन सारी की सारी इनफाइनाइट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये देखो, इसमें जो m है, m वैसे तो एक कांस्टेंट है, लेकिन इसकी वैल्यू अलग अलग केस में अलग अलग हो सकती है। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसी फैमिली का, इस फैमिली का एक स्पेसिफिक मेंबर है जो आपको मिलेगा। अगर m की वैल्यू 2 है तो दूसरा स्पेशल एक स्पेसिफिक मेंबर है जो आपको मिलेगा। तो m की वैल्यूज अलग अलग कांस्टेंट वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये जो m है ये है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। टाइप के जो इक्वेशन होते हैं ये फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्हीं फैमिली ऑफ कर्व्स का इस्तेमाल करते हुए बनती है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये अपने आप में बड़ी कमाल की चीज है। देखो कैसे कमाल की चीज है। वैसे कमाल का चीज तो ये भी है। आपने लिखा y = x, ये कोई कमाल की चीज नहीं है। आपने लिखा y = mx, ये बड़े कमाल की चीज है। कैसे? ये सिर्फ एक अकेली लाइन है। ये क्या है? ये इनफाइनाइट लाइंस एक साथ है, एक अकेला इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टली यही काम करता है। क्या काम करता है? कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक कर्व को नहीं
बल्कि इनफाइनाइट कर्व्स को एक साथ रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से जरा सोचो कि अगर हम आपके सामने ये लिख दें, जरा ध्यान से देखो, उस चीज को देखो और इस चीज को देखो, ये दोनों बातें एक ही बातें हैं, देख लो ध्यान से। ये इक्वेशन क्या बोल रहा है कि ये वो सारी लाइंस हैं जो कि ओरिजिन से पार हो रही हैं और उनका स्लोप कुछ है जो कि बदल सकता है। ये भी वही बात है, ये स्लोप बताया जा रहा है, स्लोप कितना बताया जा रहा है, m के बराबर। तो इस तरीके से ये जो जनरल इक्वेशंस होते हैं हमारे x और y के टर्म्स में, जिनको हम इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं, या कह लो कोई इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म में, इसी को जब हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप में एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो क्या होता है कि जब भी हम किसी कर्व को इंटीग्रल फॉर्म में लिख रहे हैं, अगर उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पाए जाते हैं और उस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना रहता है, तो हमारा पर्पस सिर्फ इतना सा होता है कि जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उन सबको हम एलिमिनेट करेंगे और इसके लिए हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। किसी भी इक्वेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं आपको उतनी ही बार, एग्जैक्टली उतनी ही बार उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसी में अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप केवल एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, किसी में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं आप दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, किसी में तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं आप उसको तीन बार डिफरेंशिएट करोगे और जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन उससे मिलना चाहिए वो थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। किसी गिवन इक्वेशन में अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उससे जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे तो वो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनना चाहिए, कैसे भी बने, ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको सोचना है। डिफरेंशिएट करने का पर्पस ये होता है, उसका मकसद ये होता है कि उस इक्वेशन में जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उनको हम एलिमिनेट करेंगे, गायब करेंगे। और इस एलिमिनेशन के लिए हम एक काम ये भी करते हैं, हमें कोई एक इक्वेशन दिया गया है, उसमें कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, 1 2 3 4 जितने भी हो, हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, हमें एक इक्वेशन मिलेगा, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, कोई और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब हो जाएगा, हमें एक दूसरा इक्वेशन और मिल जाएगा और एक इक्वेशन तो वो है जो हमें दिया गया, टोटल 3 इक्वेशन बन चुके हैं। फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, अब हमारे पास 4 इक्वेशन हो जाएंगे। तो इस तरीके से हर बार डिफरेंशिएट करने पर हमारे सामने एक इक्वेशन आएगा, हमें एक नया इक्वेशन मिलेगा और इस प्रोसेस में ऐसा करते करते जितने भी इक्वेशन बनेंगे हम उन सारे इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे, हम उन सारे इक्वेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं सारे के सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जब सब खत्म हो जाएंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है एक गिवन इक्वेशन में पाए जाने वाले नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के बराबर। चलो एग्जांपल देते हैं, आपको बात समझ में आएगी। जैसे ये एक इक्वेशन है, अब बोल रहे हैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन है, m। हमें क्या करना होगा, m को एलिमिनेट करना होगा। तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हमें फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, इसका मतलब एक बार तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करो, लेट अस सी व्हाट इज dy अपॉन dx। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, एक ही ऑलरेडी गिवन इक्वेशन, दूसरा हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला। इन दोनों को यूज करो और m को गायब करो। देखो कितना आसान है, ये जो m की वैल्यू है ये उठा करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमें मिल जाएगा, बस ये आंसर हो गया। यही है डिफरेंशियल इक्वेशन इस गिवन इक्वेशन का। ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन का ये इंटीग्रल फॉर्म है और ये उसका डिफरेंशियल फॉर्म है। एक और एग्जांपल, ये एक गिवन इक्वेशन है और इसको हमें कन्वर्ट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और c को हमें गायब करना है। डिफरेंशिएट कर दो, ये आ गया आंसर। इसमें c गायब हो चुका है, बाकी आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उसमें करना पड़ा था, जो इक्वेशन मिला था उसका यूज किए थे तब गायब हुआ था, इसमें कुछ नहीं यूज करने की जरूरत है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो अपने आप गायब हो गया। अब देखो एक बात ये समझो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होते हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को मिलाकर के हम एक बना सकें, अगर बन गया तो फिर दो में काउंट नहीं होंगे, वो एक ही में काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आप इसको ऐसे ही देखोगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a और b, जबकि दो नहीं, यहाँ पर केवल एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि a और b को हम मिला सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट कांस्टेंट मिलकर कांस्टेंट हो गया। चलो इसको हम k लिख देते हैं। देखो अब आपको दिखाई दे रहा होगा, इस इक्वेशन में केवल एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो कि k के बराबर है।
इससे फर्क इस बात पे पड़ता है कि अगर आपने 2 के हिसाब से सोचा तब तो आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने बैठ जाओगे, है ना, वो नहीं करना है। असल में एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही मिलना चाहिए। एक और एग्जांपल देखो, a sin bx, a एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, b भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और इन a और b को आप मिला नहीं सकते, मिला करके एक नहीं बना सकते। तो यहां पर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे तो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा। सपोज दैट आपको ये इक्वेशन दिया गया और बोला गया इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, तो इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और दोनों को आपको गायब करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, और ये हम करेंगे डिफरेंशिएशन करके। 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, दिस इज dy अपॉन dx, हमें क्या मिल गया m। एक बार हमने और डिफरेंशिएट किया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये देखो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। y इक्वल टू एक्स प्लस सी, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, dy अपॉन dx इक्वल टू 1, गायब हो गया c और हमारा आंसर आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। y इक्वल टू a प्लस साइन एक्स, इसका बनाना है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशिएट करो, a गायब हो जाएगा, ये आंसर आ गया। इस इक्वेशन का हमें बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन। a एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। 2 तरीके हैं, a को आइसोलेट कर लो, अब जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे a गायब हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। चाहो तो इसको कॉमन लेकर के गायब कर दो, तो y डैश माइनस वाई इक्वल टू 0, आंसर ये हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट कर दो, ये मिल गया, लेकिन अभी तक a गायब नहीं हुआ है, तो फिर हम इसका और इसका, इन दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे a को गायब करने के लिए। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो, क्या मिला, इससे हमें क्या मिल गया, y डैश इक्वल टू y, सेम रिजल्ट। इस इक्वेशन का बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन। b एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको हमें एलिमिनेट करना है। दोनों तरफ log ले लो, हमने b को आइसोलेट कर लिया, अब जैसे डिफरेंशिएट करेंगे b गायब हो जाएगा, तो हमें मिल गया, और यही आंसर है। इस इक्वेशन का हमें बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन। a और b है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनना चाहिए। चलो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, ये आया, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, ये आ गया। अब देखो इसको हम जैसे चाहें वैसे यूज करें, ये तीनों इक्वेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं, इन तीनों को यूज करके हमें a और b को एलिमिनेट करना है। पहले तो हमें साफ दिख रहा है कि अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें, ये मिल गया हमें। अब हमें b को एलिमिनेट करना है, तो b को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, y डबल डैश, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये जो पूरी चीज है ये है y के बराबर और b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो y डबल डैश हमको मिल गया, ये आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें 2 टाइप के सॉल्यूशन मिल सकते हैं। एक तो होता है जनरल सॉल्यूशन, जिसको हम बोल सकते हैं कंप्लीट इंटीग्रल। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और जितनी बार इंटीग्रेट करेंगे उतने आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स लगाना पड़ेंगे। ये बनते हैं हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उस इक्वेशन में। अब अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आपने जो इक्वेशन निकाला है इंटीग्रल फॉर्म में, उसमें उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जितना कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल। इसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब कि जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स हैं, उनको कुछ स्पेशल स्पेसिफिक वैल्यूज अगर आप असाइन कर दें, जो क्वेश्चन में या तो डायरेक्ट दी जाएंगी या कुछ इनिशियल कंडीशंस दी जाएंगी, उनका इस्तेमाल करके कुछ प्रॉपर्टी, कुछ क्वालिटीज बताई जाएंगी, उनका इस्तेमाल करके हम उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर उन कांस्टेंट की वो वैल्यूज उसमें रख दी जाए तो फिर उसी जनरल का कोई एक स्पेशल केस होता है जो हमें मिलता है। स्पेशल केस का मतलब क्या है? असल में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन
एक कर्व को नहीं बल्कि इनफाइनाइट कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप उसको सॉल्व करके इंटीग्रल फॉर्म में निकालते हैं तो वो एक ऐसा इक्वेशन होता है जो कि इनफाइनाइट कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब अगर उन कांस्टेंट में से जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसमें पाए जा रहे हैं उनकी कुछ वैल्यूज आप रख देते हैं, तो आउट ऑफ ऑल द इनफाइनाइट मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली आपको उसका कोई एक स्पेशल मेंबर होता है जो मिल जाता है। जैसे सपोज दैट, एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हमको एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, कहा गया इसको सॉल्व करो। ये हम dx को उधर ले गए, इंटीग्रेट करो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ये c हो गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर आपने c की कोई वैल्यू इसमें नहीं रखी तो ये बनेगा जनरल सॉल्यूशन, कंप्लीट इंटीग्रल। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जितने भी कर्व्स को रिप्रेजेंट कर सकता है वो सब इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कंप्लीट इंटीग्रल। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ये है इंटीग्रल फॉर्म और इस इक्वेशन की ये है डिफरेंशियल फॉर्म। अब इसी में अगर आप c की अलग अलग वैल्यूज रखते चले जाएं तो आपको एक एक करके एक एक स्पेशल मेंबर, एक एक स्पेसिफिक मेंबर आउट ऑफ दैट फैमिली वो आपको मिलता चला जाएगा। जैसे c की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो देखो इस फैमिली का ये एक मेंबर है। c की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो ये एक दूसरा मेंबर है जो कि इस फैमिली का एक मेंबर है। तो ये जनरल सॉल्यूशन है और इसी जनरल के ये अलग अलग स्पेशल केसेस हैं, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होते हैं। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है कि सी की वैल्यू हम अपने मन से रखेंगे कि क्वेश्चन में आपको कुछ कंडीशन दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट कर्व विच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड सेटिस्फाइज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आपने क्या पहले इसको सॉल्व किया। अब इसमें वो कंडीशन लगाओ जो कंडीशन उसने बोली है। उसने बोला कि वो कर्व निकालना है जो ओरिजिन से पार हो रहा है। अगर ये ओरिजिन से पार हो रहा है तो x को 0 रखने पर y हमें कितना मिलना चाहिए, 0। तो उसने जो कंडीशन क्वेश्चन में बताई होगी उससे आपको इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। फिर वो वैल्यू आप इसमें रखोगे, ये c = 0 या वो आप इसमें रख दो, तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे थे। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के कुछ अलग अलग स्पेशल तरीके होते हैं। वो तरीके क्या होंगे ये डिपेंड करता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसा। टोटल 10-11 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपको देखना है कि उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। इसमें सबसे पहला टाइप है वेरिएबल्स सेपरेबल। इसमें क्या होता है, जो भी गिवन इक्वेशन होगा वो हमेशा ऐसा होगा कि x के सारे टर्म्स वो dx के साथ लग जाएंगे और y के सारे टर्म्स वो dy के साथ लग जाएंगे। तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। और इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको सिंपल सा इतना काम करना है कि dx के साथ सारे x के टर्म्स लगाओ, dy के साथ सारे y के टर्म्स लगाओ और डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे इक्वेशंस में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो तो ये वेरिएबल सेपरेबल है। देखो dy के साथ हमने y लगा दिया और ds के साथ हमने x लगा दिया। इसके बाद फिर इसको इंटीग्रेट कर दो, ये रहा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब चाहे इसको c लिखो या ln c लिखो, एक ही बात है। तो इससे हमें मिल जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन हो गया और ये जनरल सॉल्यूशन है। दूसरा टाइप होता है इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ये इक्वेशंस अपने आप में वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम इनमें कुछ एप्रोप्रिएट, कुछ सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन कर दें तो उससे वो वेरिएबल्स रेड्यूसिबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जनरली इस टाइप के होते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। इसको आप मान लो ये t के बराबर है। इससे क्या होगा, ये जो इक्वेशन y और x में डिफरेंशियल इक्वेशन है ये t और x में डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। फिर उसको सॉल्व करेंगे और लास्ट रिजल्ट में हम t को वापस यही रिप्लेस कर देंगे। इसको अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमें मिल रहा है dy/dx, dt/dx और बाकी ये सब। तो dy/dx को हम ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको हम t बना देंगे।
ये देखो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल, ये पूरा t का फंक्शन है, ये dt के साथ लग जाएगा और dx अलग हो जाएगा। उसके बाद फिर ये इंटीग्रेट हो जाएगा और लास्ट में हम t को वापस यही रिप्लेस कर देंगे। सपोज दैट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब देखो इसमें अभी ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हमने मान लिया t। अब इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो इससे हमें dy अपॉन dx मिल गया, 1 प्लस dt अपॉन dx। उसको यहां पर सब्सटीट्यूट करो और ये पूरा हो गया t के बराबर cos स्क्वायर t माइनस 1। देखो t के साथ ये t का dt के साथ ये t का फंक्शन लग जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर लो, t को वापस रिप्लेस कर दो, ये आ गया इसका आंसर। तीसरा टाइप हम देखते हैं, कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम x y के बजाय r और थीटा का इस्तेमाल कर लें, मतलब ये कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लें पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तब फिर वो इक्वेशन सिंपल सा r और थीटा में एक वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। एक पॉइंट है P, x, y, मतलब कि पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में दिस इज r, थीटा। तो ये डिस्टेंस है r और ये एंगल है थीटा। अब देखो एक सिंपल सी चीज़ है, बहुत आसान सी चीज़ है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। ये अगर r है और ये अगर थीटा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट ये क्या हो जाएगा, r cos थीटा, और इसका ये y कोऑर्डिनेट, ये r है ये थीटा है, तो y हो गया r sin थीटा। ये दो सिंपल से बिल्कुल बेसिक रिजल्ट्स हैं और ये दो रिजल्ट अपने आप में काफ़ी हैं। आगे जितने भी हमें रिजल्ट्स मिलेंगे वो सब हम इन्हीं दो रिजल्ट से, इन्हीं दो इक्वेशन से ड्राइव करेंगे। तो अगर आप इस टॉपिक में सब कुछ भूल भी जाते हो तो एटलीस्ट ये याद रखना। और देखो इसमें याद रखने में भी कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं, ये तो बहुत आसान है, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब इन्हीं को इस्तेमाल करके कुछ रिजल्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हम ड्राइव करेंगे और उनका यूज किया जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने में। देखो कैसे, पहली बात तो ये कि अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें, दूसरी बात अगर हम डिवाइड करें y को x से, इसको याद रख लो, चाहो तो इसको याद रख लो। वैसे इसमें याद रखने की कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि ये पता है तो ये सब तो हमें वैसे भी पता है, लेकिन इससे जो अभी रिजल्ट आने वाला है वो आपको याद रखना है। देखो ये थीटा x का y का एक फंक्शन है, हम थीटा को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर, वो आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो फिर हम लिखेंगे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको अच्छे से रट लेना है, क्योंकि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आपको उसमें ये टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म बिल्कुल ऐसे ही वहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा और फिर हम उसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। एक और रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, इसको अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, ये हमें मिल रहा है। तो नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये है, और ये आपको एकदम अच्छे से रट लेना है। तो एक रिजल्ट तो आपको ये याद रखना है, दूसरा आपको ये याद रखना है, आपको ये और ये और ये और ये याद रखना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो देखो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसको देख करके तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। और यहाँ पर ये देखो ये साफ आर स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई क्या होता है, ये आर डी आर, और ये क्या होता है, ये होता है आर स्क्वायर डी थीटा। इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया आर स्क्वायर और ये है माइनस आर स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करेंगे,
इसको t मान लो, ये ऊपर में पूरा dt हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। r dr को लिख दो dt/2। अब ये इंटीग्रेट हो गया और t क्या है 1 + r²। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं चौथा टाइप, ये होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस टाइप का होता है, x और y का एक फंक्शन होगा, उसके साथ dx लगा रहेगा, एक दूसरा फंक्शन होगा x और y का, उसके साथ dy लगा रहेगा। यहाँ पर ये जो p और q है, ये होमोजीनियस फंक्शंस होने चाहिए सेम डिग्री के x और y में, तब फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करा जाता है? y को आप एज्यूम कर लो tx के बराबर, t एक नया वेरिएबल है, फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी t और x में, और t और x में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगी। उसके बाद फिर आप जानते हो क्या करना है, तो t और x में सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद वापस हम t को रिप्लेस कर देंगे y/x। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? ये देखो, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 1 का x और y में, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, हर एक टर्म की टोटल पावर 1 है, तो ये हो गया होमोजीनियस। ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है, इस टर्म की टोटल डिग्री 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी x की डिग्री 1 और y की डिग्री 2 मिलाकर के टोटल कितना हो गया 3, इसमें भी टोटल पावर कितनी हो गई 3 हो गया, तो 3 3 3 एंड 3, तो 3 डिग्री का ये बन गया होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y। सपोज दैट हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, y को लेना है tx, dy/dx को कन्वर्ट करो dt/dx में। ये देखो dx से डिवाइड कर देंगे, dy/dx बन जाएगा। इस dy/dx को हम ये पूरा लिखेंगे, बाकी y जहां भी है उसको हम tx लिखेंगे। अब इसमें देखो x² और x², ये तो कॉमन आकर के गायब हो गया। इससे हमें ये मिल रहा है, अब देखो dt के साथ t लग गया और dx के साथ x लग गया, तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल। अब इसको इंटीग्रेट कर लो और लास्ट इस रिजल्ट में t को हम रिप्लेस कर देंगे, t को लिखेंगे y/x। दिस इज द आंसर। अब हम देखते हैं फिफ्थ टाइम। कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस हो सकती हैं, और ये इक्वेशन हमेशा इस टाइप की होंगी। अब इसमें हमें करना क्या रहता है, इसमें दो केस बनते हैं। हो सकता है कि ये जो टर्म आपको दिख रहा है, इतना टर्म, ये इस टर्म का कोई मल्टीपल हो। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इसको बस t मान लो, उसके बाद जो होता हो जाने तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे? इसको जब आप t मानोगे ना, तो ये इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और फिर जैसे होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही हम उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर एक दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें ये बनती है, अब अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, एक ये इक्वेशन हम बनाएंगे, इस पूरे लीनियर एक्सप्रेशन को हम करेंगे इक्वल टू 0। इसी तरीके से इस पूरे लीनियर एक्सप्रेशन को हम करेंगे इक्वल टू 0। फिर ये जो दो इक्वेशन बनेंगे x और y में, इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से हमें x की कुछ वैल्यू मिलेगी, y की कुछ वैल्यू मिलेगी। मान लेते हैं कि वैल्यूज आ रही हैं h और k। फिर आपको करना ये रहेगा, आप x को रखेंगे h प्लस कोई वेरिएबल t, h कांस्टेंट है, t एक वेरिएबल है, और y को लिखेंगे k प्लस कोई और वेरिएबल, t एक वेरिएबल है, u एक वेरिएबल है। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो t और u में एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और फिर हम उसमें वही करेंगे जो होमोजीनियस में करते हैं, मतलब u को हम मान लेंगे t इंटू सम अदर वेरिएबल
z। तो इससे क्या होगा, इससे ये एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जो वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगी t और z में। वापस रिवर्स रिप्लेसमेंट करते चले जाएंगे सॉल्व करने के बाद, और फिर अल्टीमेटली हमें सोल्यूशन मिल जाएगा x और y के टर्म्स में। सपोज दैट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से अगर हम 2 को बाहर निकाल लें तो एग्जैक्टली यही बन जाएगा, मतलब ये केस नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना रहता है, हम y को x प्लस वाई, इसको हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन डी एक्स बन गया dt अपॉन डी एक्स माइनस 1, और इसको हमने मान लिया है t, दिस इज t माइनस 1, ये हो जाएगा 2t प्लस 7। देखो ये कितना सिंपल सा एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनता हुआ दिख रहा है। 1 को राइट में ले जाओ, अब देखो राइट में केवल t का एक सिंपल सा फंक्शन है, उसको लेफ्ट में ले आओ, dt के साथ लगा दो, dx वाला कर लो और इंटीग्रेट कर लो। अब हम देखते हैं अगला टाइप नंबर 6, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होता है, इस टाइप का कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा अगर ये पूरा का पूरा टर्म किसी एक फंक्शन का डिफरेंशियल हो। मतलब ये कि सपोज दैट u एक फंक्शन है x और y का, और जब हमने उसका डिफरेंशियल फाइंड किया तो वो हमें ये पूरा एक्सप्रेशन मिल गया, तब फिर ऐसा इक्वेशन कहलाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इन केस अगर आपको ये ना पता हो कि डिफरेंशियल का मतलब क्या है, तो वो आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। सपोज दैट x इंटू वाई, ये x और y का एक फंक्शन है और इसका ये डिफरेंशियल हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा x डी वाई प्लस वाई डी एक्स। अब देखो किसी भी इक्वेशन को चेक कैसे करते हैं कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। उसके लिए एक काम करते हैं, जो dx के साथ ये पूरा फंक्शन लगाए, लेट अस राइट इट ओनली m शॉर्ट में, इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे y के रेस्पेक्ट में, और जो dy के साथ लगा हुआ है ये पूरा फंक्शन, इसका आप पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे x के रेस्पेक्ट में। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो फिर इसका मतलब होता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है जो आपको बताया था कि ये पूरा एक्सप्रेशन किसी पर्टिकुलर फंक्शन का एक डिफरेंशियल होगा, तो आप इसको कन्वर्ट कर लो। अगर आपको साफ साफ सीधा सीधा दिखाई दे जाए कि ये इस फंक्शन से ये पूरा बना है इस डिफरेंशियल से, तो ये इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे अगर तो ये सीधा सीधा आपको मिल जाएगा और यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। दूसरा तरीका एक और होता है, दूसरा तरीका ये होता है m dx, इसको इंटीग्रेट करो, n dy, इसको इंटीग्रेट करो, और ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब जब ये इंटीग्रेशन आप करेंगे तो इसमें आपको मान के चलना है कि y है कांस्टेंट। इस पूरे एक्सप्रेशन में x और y का x फंक्शन है ना, तो y को आप एक एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और इसमें ये भी x और y का फंक्शन है, तो इसमें क्या करना है, ये जो n होगा ये n आप ऐसे सिलेक्ट करोगे कि इसमें x नहीं होना चाहिए, केवल इसके वो टर्म लिए जाएंगे जिनमें x प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस तरीके से इंटीग्रेट कर लेंगे, ये इससे हमें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। पहले चेक करते हैं क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। dx के साथ जो लगा है वो m है, dy के साथ जो लगा है वो n है, तो पार्शियल डेरिवेटिव हम इसका फाइंड करेंगे y के रेस्पेक्ट में। तो डेल m, लेट अस से दिस इज m and this is n, okay, so del m upon del y, ठीक है। इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, इसका हो गया 0 और ये आ गया k। इसी तरीके से n का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, तो इसका 0 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ये k आ जाएगा। तो ये देखो ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम इसको अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये m का इंटीग्रेशन हो गया और n का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में हमें करना है, लेकिन उसमें x के टर्म्स नहीं होना चाहिए, तो ये x वाला टर्म्स हम यहाँ पर नहीं लेंगे, केवल ये लेंगे y स्क्वायर
और dy इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू सम कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, और जब ये इंटीग्रेशन हम कर रहे होते हैं तो हमें y को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। तो देखो x क्यूब का x के रेस्पेक्ट में हो गया x टू द पावर 4/4, k कांस्टेंट है, साथ साथ y भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, बाकी ये हो गया y³ इक्वल टू c। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। अब देखो आपको कुछ फॉर्मूले बताते हैं जो कि आपको याद रखना है, ताकि किसी भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में एक एक्सप्रेशन होता है उसको आप एक डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। dx और dy दोनों मिला करके एक सिंगल डिफरेंशियल बन जाता है और फिर वो इंटीग्रेट बड़ी आसानी से हो जाता है। x इंटू वाई का डिफरेंशियल ये होगा x dy प्लस y dx, सिंपल, ठीक है। अब ये आपको इस टाइप के फॉर्मूले काफी ज्यादा फॉर्मूले हैं, इस टाइप के फॉर्मूले आपको बता क्यों रहे हैं, जैसे सपोज है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल से बात समझो। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब वैसे तो ये वेरिएबल सेपरेबल है, बड़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन देखो हम इसमें एक काम ये भी कर सकते हैं, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और फिर जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो गया। तो अगर इस तरीके से किसी गिवन एक्सप्रेशन को आप किसी डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर दो तो फिर ये इक्वेशन, ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाता है। तो इसीलिए आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो याद रखना है। मतलब कहीं पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ये दिखाई दे x dy प्लस y ds तो उसको आप ये लिखोगे। इसी तरीके से सोचो कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल क्या बनेगा, 2x dx प्लस 2y dy। अब ये x dx y dy, आपको यहाँ पर था x dy y dx, यहाँ पर है x dx y dy, तो 2 को इधर ले आओ। तो फॉर्मूला हमारा ये बन गया। जो चीज़ आपको याद रखना है वो ये है कि x dx प्लस y dy ये इसके बराबर होता है, x dy y dx वो इसके बराबर होता है। इसी तरीके से तीसरा फॉर्मूला, जैसे सपोज दैट y अपॉन x, इसका हमें डिफरेंशियल निकालना है। देखते हैं क्या आएगा, ये आता है। तो कहीं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपको ये दिखाई दे तो समझ लेना कि उसको आपको कन्वर्ट करके इसमें लिखना है। और असल में ये भी हो सकता है कि आपको ये दिखाई देगा। देखो अभी तक जो हमने दो फॉर्मूले लेके उसमें क्या था, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, x dy y dx, x dx y dy। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर आ गया माइनस। नाउ दिस इज x dy माइनस y dx। ओके, तो इसमें फिर आपको ये इस तरीके से लिखा हुआ क्वेश्चन में दिख सकता है। तो थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है कि ये जो इस टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं उनको कन्वर्ट करके ऐसे लिखा जा सकता है। और अगर आपको चाहिए x dx, जैसे देखो ये x dy प्लस y dx का ये x dy माइनस y dx बन गया। अब आप बोलोगे कि हमें यहाँ पर माइनस चाहिए, बाकी सब ऐसे ही होना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं जब यहाँ पर प्लस था तो प्लस आया, अगर माइनस कर देंगे तो माइनस आ जाएगा। उसके लिए अलग से हमको लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से चौथा हमारा फॉर्मूला बनता है, अगर हम x अपॉन y का डिफरेंशियल फाइंड करें तो फिर इससे हम लिख सकते हैं y dx माइनस x dy इक्वल टू y स्क्वायर इंटू डी ऑफ x अपॉन y, ये फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है, अगर हम डिफरेंशियल फाइंड करें ln x अपॉन y का, ये मिल रहा है, ठीक है। और इसी को हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, y कैंसिल हो गया, दिस इज dx अपॉन x माइनस dy अपॉन y। तो आप ये तीन चीज़ें याद रख सकते हैं। ये जो डिफरेंशियल है d ऑफ ln x अपॉन y, दिस इज dx अपॉन x माइनस dy अपॉन y, और ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसमें आपको इस टाइप की चीज़ें या इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि असल में ये जो चीज़ है वो ये होता है। इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो आसान हो जाएगा। ये है अगला फॉर्मूला, ln y अपॉन x का डिफरेंशियल ये आता है, इसको ध्यान रखो। नहीं भी याद रहे डजेंट मैटर, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू dy अपॉन y माइनस dx अपॉन x। अगला फॉर्मूला हमारा बनता है ln x प्लस y का हम डिफरेंशियल फाइंड करेंगे।
तो dx प्लस dy अपॉन x प्लस वाई ये होता है d ऑफ ln x प्लस वाई के बराबर। इसी तरीके से एक ये फॉर्मूला बन जाएगा और इसी तरीके से एक ये फॉर्मूला बन जाएगा और इसी तरीके से एक ये फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है। बाकी 2 आपको उधर नहीं दिखाई देगा बल्कि ये इधर होगा। अब देखो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये एक्सप्रेशन रहेगा, देखने में बड़ा खतरनाक लगेगा, लेकिन असल में ये जो चीज है वो ये बन जाएगी। जैसे इसको ऐसे लिखोगे ये तुरंत डायरेक्ट इंटीग्रेट होगा। अगर हम ये डिफरेंशियल फाइंड करें tan इनवर्स y अपॉन x का, तो हमें ये मिल रहा है। तो आपको याद रखना है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इसके बराबर होता है। अगर हम डिफरेंशियल फाइंड करें ln x इंटू वाई का, ठीक है, ये बन जाएगा। बाकी फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अगर हम डिफरेंशियल फाइंड करें e टू द पावर x अपॉन y का, तो वो ये बन जाएगा e की पावर y अपॉन x का डिफरेंशियल, वो ये बन जाएगा। डिफरेंशियल हम फाइंड कर रहे हैं x टू द पावर m और y टू द पावर n का। x की कोई भी पावर है, y की कोई भी पावर है, ये बन जाएगा। अब इसमें कुछ कॉमन लेना है तो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान बस इतना रखना है कि अगर आपको कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखाई दे तो तुरंत आपको सोचना है कि क्या हम उसको किसी इस तरीके से x की कुछ पावर इंटू वाई की कुछ पावर उसका डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। वो थोड़ा सा आप देखोगे, एग्जैक्टली इसको रटना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप का जो भी एक्सप्रेशन है वो असल में क्या बनने वाला है। ये है नेक्स्ट टाइप नंबर 7, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें देखो क्या होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है कुछ इस टाइप की। इस टाइप की होती है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डेरिवेटिव की पावर है 1, तो इस इक्वेशन का डिग्री हो गया 1। दूसरी बात फर्स्ट ऑर्डर, डेरिवेटिव केवल फर्स्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है। अब इसमें हम करते क्या, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना कि ये जो px है ये केवल x का फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, और ये जो qx है ये केवल x का फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। देखो इंटीग्रेट करने के लिए हम इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर हम इस इक्वेशन को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, तो इससे अब क्या होगा, देखो ये जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड है, ध्यान से देखो, ये पता है क्या बन रहा है, ये बन रहा है डेरिवेटिव ऑफ y इंटू ई की पावर p dx इंटीग्रेशन, और बाकी राइट हैंड वो ये है। ध्यान से देख लो, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ये बनेगा y इंटू ई की पावर, y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव लोगे तो e के हिसाब से ये पूरा टर्म ऐसे ही हो जाएगा, फिर चेन रूल लगाओ, e के अंदर जाओ। अब जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव लोगे तो वापस वही p बन जाएगा, तो ये p आ गया साथ में। तो एक टर्म तो ये हो गया। दूसरा प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं ना, y इंटू इसका डेरिवेटिव, फिर दिस इंटू वाई का डेरिवेटिव। ये देखो ये पूरा टर्म इंटू वाई का डेरिवेटिव, तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड सिंपल सा ये डेरिवेटिव बन रहा है। इससे क्या होगा, अब dx को आप राइट में ले जाओ, इससे हमें ये मिल गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दिस इज सिंपली द डिफरेंशियल ऑफ दिस एंटायर फंक्शन। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या बन गया, ये हो गया y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x
इक्वल टू राइट साइड में ये सब ऐसे ही रखना पड़ेगा जब तक कि हमें क्यू ना पता हो, और फिर एक हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी भी लगाना पड़ेगा। तो इसका ये सोल्यूशन बन गया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। सोल्यूशन इस टाइप के इक्वेशन का क्या बनता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई की पावर p dx, इस पूरे प्रोडक्ट का एक बार फिर से इंटीग्रेशन प्लस सम कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल सपोज दैट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये p की जगह पर x है, q की जगह पर भी x है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर p का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में, p है x, तो ये हो गया e की पावर x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो सोल्यूशन का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं। दिस इज y इंटू e की पावर p का इंटीग्रल मतलब कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q विच इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका इंटीग्रेशन, और ये रहा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 को मान लो t, इससे आपको मिलेगा x dx इक्वल टू dt। तो इसमें हम राइट साइड के लिए इसको लिख रहे हैं केवल x इंटू डी एक्स, ये हो गया dt और ये है t, तो ये जाएगा e की पावर t, बाकी हो गया dt। तो ये सिंपल सा इंटीग्रेशन e की पावर t हो गया और t को वापस हम रिप्लेस कर देते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब हम देखते हैं अगला टाइप, ये है इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती हैं जो एग्जैक्टली फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं होती, लेकिन उनको कन्वर्ट किया जा सकता है इस फॉर्म में। इसमें सबसे पहला टाइप है बर्नौलीज इक्वेशन। इसमें क्या होता है, सब कुछ वैसे ही है जैसा कि आपने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा था, बस एक चीज का फर्क होता है, यहां पर qx के साथ y की कोई भी एक पावर, ये टर्म एक और आ जाता है बस। अब ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, देखो इस पूरे इक्वेशन को आप y की पावर n से डिवाइड कर दो, फिर इसके बाद क्या करना है, ये जो y की पावर 1 माइनस n है इसको t मान लो, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ये बन रहा है। अब देखो ये जो पूरा चीज है ना, ये देखो ये यहां पर प्रेजेंट है, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो रही है इस फॉर्म में। ठीक है, इसको हमने ये यहां पर लिख दिया, बाकी देखो px और इसको हमने t माना है, और राइट साइड में आ चुका है qx। अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये वही चीज है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बस फर्क ये है कि वहां पर y था, उसकी जगह पर यहां पर t है, y की जगह पर देखो t है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। इस t के साथ केवल x का फंक्शन है, राइट साइड में केवल x का फंक्शन है या कांस्टेंट है, बाकी ये कांस्टेंट नंबर है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 1 माइनस n से तुम इस पूरे को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो फिर आगे फिर हम वही करेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हैं। दूसरा केस इसमें ये होता है, इस टाइप की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या होता है, px के साथ y ना होकर के y का कोई फंक्शन होता है, और जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव यहाँ पर dy अपॉन dx के साथ मल्टीप्लाइड होगा, बाकी राइट साइड में केवल x का फंक्शन होगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ये जो fy है इसको हम एज्यूम करेंगे t। अब डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो हमें ये मिल गया, और देखो ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसको हम लिख देंगे dt बाई डी एक्स, और इस fy को हमने t माना है। अब देख लो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, t और x में फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे y और x में था एग्जैक्टली वही चीज है। देख लो यहाँ पर t के साथ x का फंक्शन है, यहाँ पर केवल x का फंक्शन है या फिर कोई कांस्टेंट है, तो फिर इसमें वही करेंगे जो हम उसमें कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसमें तीसरा केस ये बनता है, देखो ये क्या चीज है, ये असल में जो अभी आपने केस ए और केस बी देखे हैं उन्हीं दोनों को मिलाने पर ये बन रहा है। ध्यान से देखो, जब हम f ऑफ y को
टी मानेंगे, इस एफ ऑफ वाई को टी मानेंगे, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। ये हमने टी माना है तो ये हो गया क्यू एक्स और टी की पावर एन। अब देखो ये क्या बना, ये बन गया बर्नौलीज इक्वेशन। तो इसमें जो करते हैं ना, टी की पावर एन से पूरे को डिवाइड करेंगे और उसके बाद फिर टी की पावर 1 माइनस एन को हम जेड मान लेंगे। उसके आगे फिर वैसे प्रोसीड करेंगे जैसे बर्नौलीज इक्वेशन में प्रोसीड किए थे। अब हम देखते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होती है। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर। कोई भी एक कर्व अगर किसी दूसरे कर्व के परपेंडिकुलर है तो वो दोनों कर्व आपस में एक दूसरे की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज कहलाती हैं। अब यहाँ पर हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में इसकी बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एक कर्व को नहीं बल्कि एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। तो असल में ऐसा होता है कि किसी फैमिली ऑफ कर्व्स में उसके सारे ही मेंबर किसी और फैमिली ऑफ कर्व्स के उसके सारे ही मेंबर्स के लिए ऑर्थोगोनल बन जाते हैं। एक एग्जांपल से बात समझाते हैं। ये सारी की सारी लाइंस, ये एक नहीं, ये बहुत सी लाइंस हैं और ये एक सर्किल नहीं, ये बहुत से सर्किल हैं। आप इनमें से कोई भी एक लाइन ले लो और इनमें से कोई भी एक सर्किल ले लो, वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये सारी लाइंस ओरिजिन से पार हो रही हैं, तो ये हर एक लाइन इस सर्किल का एक डायमीटर है। और ऐसे आप जितने भी सर्किल बनाओगे जिसका सेंटर यही ओरिजिन पर है, क्योंकि सभी सर्किल्स का सेंटर ओरिजिन पर है, इसलिए ये सारी लाइंस, इनमें से हर एक लाइन इन सभी सर्किल्स के लिए डायमीटर बन रहा है। तो इनमें से कोई भी एक लाइन किसी भी एक सर्किल के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है। अब एक प्रॉब्लम ये आती है, कभी कभी आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करो। तो फिर उसको हम फाइंड कैसे करते हैं? बहुत आसान तरीका है। ये जो भी इक्वेशन दिया जाएगा जिसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आपसे पूछा जाए, आप इसको डिफरेंशिएट करके इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करो तो फिर एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो dy अपॉन dx है उसको आपको कर देना है माइनस dx अपॉन dy, तो एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। फिर उसको इंटीग्रेट कर लो तो जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है वो आपको इंटीग्रल फॉर्म में मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, और इसकी जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है। जैसे कहीं पर कोई आपने दो टेंजेंट्स बनाई, जैसे इन कर्व्स की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, अगर आपने इस लाइन पर यहाँ पर टेंजेंट बनाई तो वो खुद यही लाइन बन जाएगी। बाकी ये सर्किल एक कर्व है उस पर टेंजेंट बनाई तो ये स्लोप m1 और इसका स्लोप m2, चूंकि परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, -1 के बराबर। जहाँ तक स्लोप की बात है तो स्लोप होता है डेरिवेटिव। तो इससे ये कॉन्सेप्ट निकल करके आती है कि अगर एक कर्व के लिए स्लोप m2 है तो उसके जो परपेंडिकुलर कर्व होगा उसके लिए किसी एक पॉइंट पर जो स्लोप होगा वो -1 अपॉन m2 बनेगा, जिसको हम m1 बोल रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर ये dy अपॉन dx है तो ये स्लोप क्या बन जाएगा, माइनस dx अपॉन dy। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए आपको बताई जा रही है। चलो इसी को एग्जाम्पल से, ये आपको समझ में आ चुका है, इसी एग्जाम्पल से हम लेकर के देखते हैं कि हमारे मेथड से कि हमको ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा देखते हैं। तो इस फैमिली ऑफ सर्किल्स का आपको बताना है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या है। ओके, पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब dy अपॉन dx को हम माइनस dx अपॉन dy बना देना है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। वैसे तो हमारा आंसर तो आ चुका है, इस फैमिली ऑफ कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ये है, लेकिन ये जो इक्वेशन लिखा है ये डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है। आपसे डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं, इंटीग्रल फॉर्म में पूछा जा रहा है, तो प्रॉपर इसको इंटीग्रेट करके आंसर देना है। ओके, इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये देखो dx है, इसको राइट में ले जाओ और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब उस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम लिख देते हैं, मान लो ln m, m कोई कांस्टेंट है, ln m भी एक कांस्टेंट है। अब इससे क्या मिल जाएगा हमको, ये हो जाएगा ln m इंटू x। तो हमें क्या मिल गया, y इक्वल टू mx। मिल गई वही चीज।